हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लास्ट प्रीवियस पार्ट में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में आपके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें की थी। अब भी हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को ज्यादा लेंगे, थ्योरी भी हमें साथ साथ लेना है। बस आपको याद करना है या फिर समझना है तो पिकअप लाइन सीधा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेशन। आइए, क्वेश्चन नंबर 16, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट। सबसे पहले क्या पिक करना है कि किसकी बात हो रही है? एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। दूसरी चीज, बोर्स ऑर्बिट हीलियम प्लस का, किसके रेस्पेक्ट में? हीलियम प्लस के रेस्पेक्ट में और बोर्स ऑर्बिट में। आपको एंगुलर मोमेंटम गिवन है, दैट इज 3.1652 इंटू 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखते हैं लैंग्वेज आगे क्या है। The wave number of the spectral line emitted when an electron falls from this level to the first excited state। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो वहां पर उसका स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा। तो आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं जो यहां पर हमें गिवन है। आइए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम, और किसमें? बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट के लिए हीलियम प्लस के, यही चीज है क्वेश्चन में। और कितना गिवन है? 3.1652 इंटू 10 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करोगे तुम यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर हम फॉर्मूलेशन लेते हैं। तो आपको पता है 3.1652 आपको एंगुलर मोमेंटम जब गिवन है तो मैं इसको NH/2π के रिस्पेक्ट में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार यहाँ से हम n की वैल्यू भी निकालेंगे। तो 3.1652 इंटू n, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल्स टू n। h की वैल्यू क्या होती है? प्लैंक कांस्टेंट है हमारा, हमें पता है h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से एक बार इसको अगर मैं क्रॉस चेक कर लूँ तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तुम लोग सॉल्व करके भी देख लेना। ये लो, ये बात तो हुई यहाँ तक, हमने n की वैल्यू निकाल ली। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल होके इस लेवल से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो वेव नंबर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधा सा क्या करेंगे, वेव नंबर के फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या हो जाएगा? न्यू बार इज इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। रख देंगे वैल्यू, वैल्यू रख दो फटाफट से। RZ² 1/ क्या रखोगे? 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, हमें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमसे जो ऑप्शन में आंसर पूछा गया है वो R के टर्म्स में ही है, तो इसको हमें फर्दर कैलकुलेट नहीं करना है। सॉल्व किया मैंने, मेरे पास आ गया 5R/9। क्योंकि हीलियम के लिए बात हो रही है तो Z² के टर्म में भी ये तो हमारा हो गया 1। ठीक है, तो आंसर देखो कहाँ है, ये रहा 5R/9। तो इस तरीके से करना है आपको चेक। सबसे पहले आपने n निकाला है, n के बाद उसको फॉर्मूले में पुट किया और आपके पास आ गया रिजल्टेंट, दैट इज 5R/9। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3 इज। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये तो। Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, तो चलो Fe के लिए बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है या नहीं? तो अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिख लूं तो आपने कहा आर्गन 3d6 4s2। अब यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है Fe+3 के रिस्पेक्ट में, तो बस मुझे इतना सा समझा दो कि अगर प्लस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ऐड करूं या माइनस कर दूं। जब भी प्लस के रिस्पेक्ट में बात होगी तो आपको इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकालने हैं, यानी कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करने हैं? निकाल देने हैं। कर दो 3d5 4s0। तो ये लो Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। आप
आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ आपसे क्रोमियम +3 के लिए पूछा गया है कि वो क्या होगा। अब यहाँ पूछा गया है मैग्नेटिक नेचर। अब और मैग्नेटिक नेचर आपको आप कब बता सकते हैं, जब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, शेल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर सारे पेयर्ड अप हैं, तब हम बता पाएंगे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो चलो, क्रोमियम के रिस्पेक्ट में आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 24। अब क्रोमियम +3 के लिए पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट +3 की कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लेती हूँ। बताओ मुझे +3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3p6 3d3, यही हो जाएगी। अब यहां से क्लियरली विजिबल है कि यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। कर लोगे सॉल्व, ये लो, सिंपल था, बहुत ही बेसिक था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ x is the speed of electron in the board's first orbit of hydrogen atom, then find the speed of the electron in the fourth board orbit। अब आपको फर्स्ट के लिए गिवन है कि x है और आपसे फोर्थ के लिए पूछा गया है फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में। तो चलो सीधा सीधा सा अगर इसको मैं फॉर्मुलेट कर लूँ तो मुझे वेलोसिटी के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले गिवन चीज लिख रही हूँ मैं, आपको कहा गया है स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में, कौन से, बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। क्या गिवन है, x। आपसे किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में, ये लीजिए। आप सिंपली सा देखते तो आप कहते मैम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में x है तो फोर्थ के लिए हो गई 4x। नहीं, यहाँ स्पीड की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का और उससे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला पूछ लूँ तो क्या होता है, 2.18 into 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय z बाय n, यही होता है। अब फर्स्ट के लिए आपको वैसे तो गिवन है x और फिर भी चेक करना चाहो तो यहाँ z1 n भी 1, तो ये हो गया सिंपल सा 2.18 into 10⁻⁶। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछता, आपसे न्यूमेरिक वैल्यू में पूछता तो, लेकिन पूछा है टर्म्स ऑफ x, तो फर्स्ट के लिए क्या हो गई, ये 1 तो ये तो यही रह गई, जिसको आपने सीधा सा लिख दिया x। और हमें निकालनी है फोर्थ के लिए, तो क्या कर देंगे, 2.18 into 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लो। अब क्योंकि यहां पर हमने जब इसको 1 मान लिया था, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, तो मैं सीधा सीधा कह देती हूं दैट इज x बाय 4। ये लीजिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में x के टर्म्स में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये लो, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द नियॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब आपको यहां पर क्वांटम नंबर का सेट बताना है नियॉन एटम के लिए, वो भी उसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो सबसे पहले तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, थोड़ा सा स्पेस बनाओ। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 होगी या नहीं। अब फर्स्ट एक्साइटेशन करा दो। सबसे पहले आपसे पूछा गया है सेकंड में, तो पहले फर्स्ट भी हमें दिखाना है। फर्स्ट एक्साइटेशन तो क्या कराओगे, क्या हो जाएगा, 2p5 3s1 3s1। अब सेकंड एक्साइटेशन देखते हैं, 2p4 3s2 हो गया सेकंड एक्साइटेशन भी। अब आपको क्या बताना है, नियॉन एटम के लिए बताना है क्वांटम नंबर का सेट बताना है यहां पर। तो आप यहां पर लिखेंगे सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर नियॉन एटम of second excited state for 3s electron is क्या हो जाएगा, 300 प्लस माइनस हाफ। ये लीजिए,
ऐसे पिक करना है, फटाफट से देख लो। कर लोगे सॉल्व? सिंपल है, बेसिक टर्म ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, select the one among the following transitions in hydrogen atom which gives an absorption line of lowest frequency। आपसे यहाँ पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्प्शन लाइन पूछी है। अब लोएस्ट की बात हो रही है तो आपको पता है एक्साइटेशन क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, ये जो सीरीज है आपकी ब्रैकेट सीरीज, क्योंकि अपर लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूछा गया है ट्रांजिशन जो एब्जॉर्प्शन लाइन देता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की। तो याद रखना है हमारी ब्रैकेट सीरीज है जिसमें n = 4 to n = 6 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेव्स इन द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको बतानी है थर्ड बोर ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लूं मैं, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस बाय वेवलेंथ। यही फॉर्मूला होता है या नहीं मुझे बता दो। अब इसको आप क्या लिख लेते हो, 2πr बाय लैम्डा, ऐसे लिखते हैं क्या लैम्डा? यार मैम कभी कभी तो आप भी कुछ भी करती हो, बाय लैम्डा। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो तुम लिख सकते हो 2πr, लैम्डा को मैंने लिख लिया h/mv। अब मैं इसको अगर साइड में कर लूँ तो ये रिलेशन और ऐसे आ गया 2π/h mvr। और mvr को हम क्या कहते हैं, 2π, पहले तो मैं उसको लिख रही हूँ, इस mvr को हम क्या कहते हैं, nh/2π। अब काट दो, जो कैंसिल हो रहा है ये किसके लिए पूछा गया है, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो लो n = 3। कितना सीधा क्वेश्चन था, सिर्फ उनको आपको चेक करना था, तो फॉर्मुलेशन में चेक करना था। देख लो कितना इजी है। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं करना था, आपसे नंबर ऑफ वेव पूछी थी थर्ड ऑर्बिट के लिए। अगर आपको पता थी, सारी ट्रिक फॉर्मूला याद था, तो इतना टाइम भी नहीं लगना था, सीधा सीधा आपको पिक कर लेना था। लेकिन अगर नहीं पता था तो क्रॉस चेक कर लिया आपने, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूले का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू निकाली, n = 3। ठीक है, और इसके बाद हम इसको फर्दर फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले में रख के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। न्यू बार = rz² 1/n1² - 1/n2²। अब उसकी वैल्यूज रख देंगे हम इन्फिनिटी से 2 तक, बामल सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ d इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। अब यहाँ पर आपसे d इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा सबसे पहले तो जब d इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर d इलेक्ट्रॉन आपको पता है L की वैल्यू क्या होती है, 2। तो अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, बताया था जो। तो देखो फॉर्मूला रख दो सीधा सीधा, क्या होता है, √L L+1h। अब इस फॉर्मूले में L की वैल्यू पुट कर दो, √2 2 + 1 h को एज इट इज रखना है क्योंकि आंसर हमारा h के टर्म्स में है। सॉल्व कर लो, √6h, ये लो, कुछ भी नहीं करना था। d इलेक्ट्रॉन जब सीधा सा बोला तो L की वैल्यू देख ली सबसे पहले, L की वैल्यू 2 है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद है तो √L L+1h, वहां पर L की वैल्यू रख दी, h के टर्म्स में आंसर पूछा गया है तो h के टर्म्स में हमने निकाल दिया। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में भी पूछा होता तो h की वैल्यू यहां पर रख के हमें क्या करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, एक सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, the electronic configuration of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। यहां आपसे पूछा गया है कि ये रिप्रेजेंट करता है कौन से स्टेट को, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, कैटायनिक स्टेट और एनायनिक फॉर्म। इनमें से आपको पिक करना है कि ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले चेक करो, यहां तक फुलफिल कर रहा है एक शेल, दूसरा यहां तक फिल हो गया, ये जो है 3d5 4s1 यहां पर ये अनफिल है, पहली चीज तो फुली फिल्ड नहीं है, और ये सेकंड टर्म 4s1 के रिस्पेक्ट में है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म को।
ठीक, चलो नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन 25 में? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन स्पेशीज में से आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन पेयर्स को पहचानना है। तो 1 to 1 पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख ली जाए। आओ सबसे पहले लिखते हैं क्रोमियम +3। मैं डायरेक्ट प्लस के रिस्पेक्ट में लिखने जा रही हूं 3d5 4s1 +3 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है Fe+3, क्या हो जाएगी 3d5। नेक्स्ट है Mn+2, तो Mn+2 के लिए क्या हो जाएगी? सेम वही 3d5 4s0, क्योंकि कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? S से। देन क्या है CO+3। आपको पता है 3d7 4s2 होता है, लेकिन क्या रह गया अब हमारे पास 3d6। देन Se+3, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो 4p4 वाले से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कितने रह गए? 4s2 4p1। अब कॉन्फ़िगरेशंस को देख के आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनिक पेयर को पहचानना है। तो देखो यहां 4s1 आ रहा है, यहां 3d5, यहां कोई नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं, Mn+2 एंड Fe+3। अब इनको ढूंढ लो ऑप्शन में, ये सेम पेयर में हमारे पास है या नहीं। जबकि आप यहां देख रहे हैं यहां S के पास 4p सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? Fe+3 एंड Mn+2 आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ये तीनों क्या क्या बताते हैं। लेकिन आपको ये तो पता है कि तीनों क्या क्या चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन सीरीज पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजीम्यूथल क्या बताता है, और मैग्नेटिक क्या बताता है। आपको मैंने बताया था जब कभी भी प्रिंसिपल की बात हो जाए तो याद रखना है साइज। किसको बताएगा? साइज को। एजीम्यूथल आपको बताते हैं शेप, और मैग्नेटिक आपको बताते हैं ओरिएंटेशन। तो अब इन तीनों को बस ऑर्डर में अरेंज कर लो। सो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, ये लीजिए, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेशियम रिस्पेक्टिवली आर। अब आपसे यहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पूछे हैं। यहां आपको गिवन है ल्यूटेशियम 175 एंड 71, तो माइनस करो सबसे पहले। तो 175 में से 71 माइनस करो, कितना बचा? 401 104। तो देखो आपको पता है किस किस की पूछी गई है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, 71 71 एंड 104। कितना बेसिक क्वेश्चन था ये, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्या पूछा गया है? Ber+2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि Ber+2 जो है इनमें से कौन सी स्पेशीज के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। क्या करेंगे उसके लिए? 1 to 1 चेक कर लो। सबसे पहले तो Ber+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके रिस्पेक्ट में बात करूं 1 0 10 10। अब हम क्या गलती करते हैं ना, हम गलती यहां कराते हैं कि ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि इनके 10 दिख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है Ber+2 के रिस्पेक्ट में बताना है। तो Ber+2 के रिस्पेक्ट में जब देखोगे, लिथियम सॉरी 0 नहीं है 2 है, इज 2। तो Ber+2 के रिस्पेक्ट में कौन है जनाब? लिथियम प्लस। सो दोज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region। अब वो टेबल याद आ जानी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब बताया था कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। तो अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करूं, 1 to 1 चारों चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज हमें पता है कौन से रीजन में होती है, IR रीजन। देन लाइमन सीरीज हमारी होती है UV रीजन में। बामर सीरीज पाई जाती है आपकी विजिबल में, और पाश्चन सीरीज अगेन इन IR। अब क्वेश्चन में कौन सी सीरीज पूछी गई है? विजिबल रीजन के लिए पूछा गया है, तो आंसर होगा बामर सीरीज। कर लेंगे, सिंपल सा है, बस वो टेबल याद रखनी थी जो बनवाई थी मैंने। आओ क्वेश्चन नंबर 30,
द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू की पावर -34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आपको गिवन है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। अब देखो यूनिट चेंज करनी है, सबसे पहली बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर आपसे नैनोमीटर्स के रिस्पेक्ट में पूछा है, सारी वैल्यूज मीटर के रिस्पेक्ट में है। ऑफ अ क्वांटम ऑफ अ लाइट विद फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो चलो 1 to 1 चेक किया जाएगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख डालो, क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अब यहां से मैं वेवलेंथ निकाल सकती हूं या नहीं, तो मुझे बता दो क्या हो गया, सी बाय न्यू। वैल्यू रख दो फटाफट से। वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, 3 इंटू 10 रेज टू की पावर 8, और न्यू कितना है, 8 इंटू 10 रेज टू की पावर 15। यही हमको वैल्यू में गिवन है, तो मैंने चेक कर लिया, आ गया 37.5, और इसको भी क्लॉस में चेक किया तो कितना आया, इंटू 10 रेज टू की पावर -9 मीटर। लेकिन वैल्यू क्या पूछी गई है, नैनोमीटर्स में, तो लो 37.5 नैनोमीटर्स। या फिर मैं इसको और अप्रॉक्सली इक्वल्स लिखूं तो आप इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 रेज टू की पावर 1। कर लोगे, कोई दिक्कत थी नहीं, कितना सिंपल था। आप तो बस ये इतना सारा देख के कि भाई साहब पता नहीं क्या करवाया जाएगा इस क्वेश्चन में, बड़ा चौड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यूनिट चेंज करनी थी। लो सीधा सीधा वैल्यू रखी, आंसर सामने। आ जाओ नेक्स्ट। फॉर गिवन एनर्जी, एनर्जी आपको गिवन है कितनी है, E इज इक्वल्स टू 3.03 इंटू 10 रेज टू की पावर -19 जूल्स, और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक कर लो फटाफट से, क्या कर दोगे, फॉर्मूला रखो एनर्जी का, hc बाय लैम्डा, यही होता है, निकालना क्या है, लैम्डा। वैल्यूज पुट कर दो, hc बाय एनर्जी आ जाएगा। h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 रेज टू की पावर -34। c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 रेज टू की पावर 8, और यहाँ पर एनर्जी भी आपको गिवन है 3.03 इंटू 10 रेज टू की पावर -19। कर लो कैलकुलेट कर दो, सारा रिजल्टेंट तुम्हारे सामने आ जाएगा। लो मैं सॉल्व कर देती हूँ, 656 नैनोमीटर्स आंसर आ गया। कहाँ है भाई, ये रहे, ठीक है, ऐसे चेक करना है। समझ में आ गया, कितना सिंपल है, बहुत बेसिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में है, ठीक है। अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। करेक्ट ऑप्शन पिक कर दो, तुम्हें तो सब आता है, करेक्ट ऑप्शन पिक करना क्यों नहीं आता। देखो क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी दिया है बंदे ने, ऑर्डर भी लिख के दिया है, सारी चीज़ें दे दी है, बस तुम्हें पिक ही तो करना है करेक्ट कौन सा है इनमें से। क्या करोगे, याद आ जाने चाहिए, n+l की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, अगर दो टाइप के ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के तो हायर वैल्यू वाले की ज़्यादा होगी, तो हायर वैल्यू वाले को पिक कर लो, ये लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है। The uncertainty principle is del E by into del T greater than equals to h by 4 pi। ये बात तो सही है। Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy। ये भी ठीक है। The energy of 2s orbitals is less than the energy of 2p। बिल्कुल भी नहीं, हमें पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एनर्जी इक्वल होती है, कभी भी ग्रेटर नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इज दिस फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चन। एंड द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये तो बात सही है। क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p के इक्वल होती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू 1।
अब तुमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिट होंगे। जल्दी से बता दो, मैं नहीं बताऊंगी। n=3 दे रखा है, l=1 दे रखा है, कुछ भी नहीं कहा है तुमसे। और सबशेल की बात की जाए तो 3p है, ये लो। अब 3p सबशेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन था। कितना थे, लैंग्वेज क्वेश्चन था, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं था। n और l की वैल्यू दे रखी है तो तुम्हें यहाँ से सबशेल पहचानना था। कौन से सबशेल की बात चल रही है, 3p सबशेल की बात चल रही है और 3p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलो नेक्स्ट, which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis। हमने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के ऊपर बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें समझी हैं और वहाँ मैंने समझाया था कि dx² y² एंड dz² ये हमेशा along the axis बात करते हैं, जबकि dxy dyz dxz ये कहाँ, इन बिटवीन द एक्सिस। ये लो, तो आपसे क्या पूछा है, अलोंग द एक्सिस जब आपसे पूछा है तो पिक करो dx² y² एंड dz²। ये रहा, ठीक है। चलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स, सेम ऑर्बिटल्स वाले 2 बताने हैं आपको। 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जस्ट। कौन से होंगे इनमें से, जिनमें सेम ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मुझे फटाफट से बताओ कहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स किससे डिस्टिंग्विश करोगे, सेम ऑर्बिटल तो आप कहते हैं क्या, n l और ml ये तो सेम है, लेकिन ms जो है वो डिफरेंट होता है। और ms डिफरेंट होता है मीन्स व्हाट, +½ एंड -½ तो कौन सा हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। कर दोगे, चलो नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर भी आपको गिवन है 22। अब आपसे इनका इंक्रीजिंग एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, सिंपल सा। तो सबसे पहले टाइटेनियम का आपको पता है 22। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 12 6 18। अभी कितने बचे हमारे पास, 4। 3p6 4s2 3d2, ये हो गया। तो अब आपको क्या बताना है, सिर्फ इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करोगे, 3s 3p 4s 3d। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्फ़िगरेशन से आ गया। अरे सी है, सी इतने सारे टिक लग गए हैं तो बी मत कर देना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, फट से बता दिया कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी में पूछे हैं, क्या कर दोगे, n², n क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना बेसिक क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है, ये लो। चलो नेक्स्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। ओरिएंटेशन पूछा है, क्या पूछा है तुमसे, ओरिएंटेशन। तो 1 to 1 मुझे पहले बताते जाओ, सबके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या बताता है तुमको, नेम साइज एंड ओरिएंटेशन। एजिमिथल आपको क्या बताते हैं, एजिमिथल बाबा स्पेशल अरेंजमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन आपको क्या बताता है, ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि मैग्नेटिक क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। तो कर दोगे आंसर। अब आपसे पूछा है ओरिएंटेशन पूछी है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन पूछे तो मोस्ट करेक्ट ये हो जाएगा। अभी आपसे पूछा ओरिएंटेशन तो बात आ जाएगी स्पिन क्वांटम नंबर। चलो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या पूछा गया है, एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल।
इनमें से कौन सा आयन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? तो हम 1 to 1 अगर इनको चेक करें तो आपको पता है Cu के पास 29 होते हैं, और मैं डायरेक्ट प्लस स्टेट में कहूं तो आपको पता है कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करेंगे, 2 8 18। लास्ट शेल में यहां 18 दिख रहे हैं। थोरियम यहां +4 के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, और थोरियम का कितना नंबर होता है, 90। तो आप लीजिए थोरियम अगर +4 भी नहीं ले रहे हैं, +1 के रिस्पेक्ट में भी ले लीजिए, तो भी आपको पता है कि लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आने वाले। तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए 2 8 18 देन 32 18 एंड सो ऑन। लास्ट 18 नहीं आ रहा। ऐसे ही आप सीजियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सीजियम का कितना होता है, 55। तो अब इसके अगर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देखेंगे तो 2 8 18 देन अगेन 18 फिर 8 एंड सो ऑन 1 तक जाके लास्ट। अब पोटेशियम लास्ट बचा, कितना होता है इसका नंबर, फटाफट से बता दो, 19। और मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, तो ये भी कितना हुआ, 2 8 8। अब इन जनाब ने आपसे क्या पूछा है, एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 18 वाली तो मुझे यही स्पेशीज दिख रही है, दैट इज कॉपर आयन Cu+। ये लो, कर दोगे? तो यहां जाके आपका प्रैक्टिस सेट होता है वाइंड अप। फिर से कहूंगी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आप अपने हैंड से सॉल्व कीजिए। बाकी काम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।